हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज हम करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक वन शॉट रिवीजन चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। तो बच्चे कह रहे थे मैम एक बार वन शॉट रिवीजन करवाना है। सो हमने पार्ट वन पार्ट टू में किया था, तो हम इसको एक ही बारी में करेंगे फटाफट समझते हुए चैप्टर को क्या है क्या नहीं। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन टू दिस प्लेटफॉर्म अबाउट माय सेल्फ। To crack all 9th and 10th CBSE exams with us with the top educators, quality content, and the great learning experience. Hello, my name is Meghnad and I'm here because I love to teach and guide the students for the best. I have my best in biology and a good teaching experience. Crack CBSE Class 9th and 10th with India's largest learning platform, Get the Plus subscription and access unlimited live and record course from India's best educators. What you will get? क्या-क्या फायदे हैं guys? डेली लाइव क्लासेस होंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, लाइव टेस्ट क्विज़ेस होंगे, अनलिमिटेड। डेली लाइव क्लासेस में योगा आप हमारे एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हो, प्लस अपने डाउट भी पुट ऑन कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में योगा आपके सारे कोर्सेज होंगे, स्ट्रक्चर होंगे इन लाइन में विद योर एग्जाम सिलेबस, जिससे हम वहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइव टेस्टिंग क्विज होंगे जिसमें हम आपकी प्रिपरेशन को एवेलुएट करेंगे बाय टेकिंग रेगुलर मॉक टेस्ट और वीक टेस्ट में क्विजेस वगैरह होंगे, ठीक है। जिससे हम आपके प्रॉपर एनालिसिस ले सकें परफॉर्मेंस, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस होगा, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप हमारी लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस ले सकते हो। आप किसी भी डिवाइस से देख सकते हो, प्लस अब हमारी लाइव वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे टॉप एडुकेटर्स की लिस्ट है जो सारे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, प्लस उनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हमारे पास 8 टाइप के सिलेबस है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश। तो ये तो थी फायदे की बात। अब हम करते हैं इसको करना कैसे है। तो गाइज आपको क्या करना है, अकेडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करना है फ्रॉम दी ऐप स्टोर और दी प्ले स्टोर, ये जो भी फोन आप रिस्पेक्टिवली यूज कर रहे हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का लिस्ट दिख रहा होगा आपकी वॉल पे। सो गाइज अगर आप 1 मंथ का प्लान लेते हो, 1 मंथ मीन्स 30 और 31 डेज, आपको यहाँ पे ऑल ओवर मिलता है 2250 रुपीज आपको पे करने पड़ते हैं। गाइस जो नहीं है, डू जॉइन दी स्पेशल क्लासेस was conducted on the Unacademy Learning app, which is फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपके पैसे नहीं लगते वहाँ पे स्पेशल क्लासेस लेने के। और आप वहाँ पे किसी भी क्लास ले, 9th 10th 11th 12th कोई भी क्लास आप वहाँ पे वेरी गुड। के बाद सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो आप। 6 मंथ्स का अगर आपको प्लान लेना है तो गाइज यहाँ पे आपको 33% ऑफ मिलता है और आपको ऑल ओवर 9000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। जैसे जैसे मंथ इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वहाँ पे ऑफ बढ़ते रहेंगे। लाइक 14 मंथ्स में आपको 67% ऑफ मिलता है और आपको ऑल ओवर 36,000 रुपीज। गुड वन इज द 12 मंथ्स वाला प्लान। यहाँ पे आपको 50% ऑफ मिलता है 1 साल वाले में और आपको सिर्फ 13,500 रुपये। ओके, तो डू यू हैव एनी रेफरल कोड में वो पूछ रहेगा और आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेघना डालना पड़ेगा और माय रेफरल कोड इसकी मेघना, मैं नहीं बोली MEGHNA। यहाँ पे अगर आप मेरा रेफरल कोड डालोगे यहाँ पे आपको और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, विच इज क्वाइट गुड। देन यू कैन प्रोसीड टू पे। ओके, सो गाइस हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। डाउनलोड दी टेलीग्राम ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर, द प्ले स्टोर, टाइप द लिंक इन द URL, क्लिक ऑन ज्वाइन। बायोलॉजी क्लास 9 CBSE चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, यही चैप्टर बोला था आप सबने। मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करवाया था और आप सब कह रहे थे कि मैम इसको बस वन शॉट रिविजन करवाओ, 30 to 40 मिनट्स के टॉपिक बनाओ, क्लास बनाओ और इसको कंप्लीट करवाओ। सो हेयर्स इट। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। ऑब्वियसली वी नो दैट गाइस, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट होती है, ठीक है। और कोई प्लैनेट में तो लाइफ है ही नहीं। Most life forms we know need an ambient temperature, water, and the pressure, and the food. Sorry, the resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirements of all the life forms on the earth. Obviously बात है guys, हमें बहुत सी लाइफ फॉर्म्स को एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हमें सन से मिल जाती है, ठीक है। और जो सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमारी सेलुलर प्रोसेसेस करने के लिए, वो भी हमें आउटर सराउंडिंग से मिल जाती है। तो इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। व्हाट आर दीज रिसोर्सेज, क्या होती है ये रिसोर्सेज? दीज आर द लैंड, द वाटर एंड द एयर। लैंड की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, एयर की बात करेंगे और साथ ही साथ हम सॉइल की भी बात करेंगे।
ठीक है। आउटर क्रस्ट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। आउटर क्रस्ट क्या है हमारा? लिथोस्फीयर। ये तो हमें पता ही है। वाटर कवर 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का 75% किसने ले रखा है? वाटर। ठीक है। The air that covers the air that covers the whole of the earth like a blanket is called the atmosphere. Obviously बात है, कोई ऐसी जगह गए हो जहाँ पे एटमॉस्फेयर ही ना हो, जहाँ पे आसमान ही ना दिख रहा हो आपका, ऐसी जगह पे गए हो गाइस? नहीं ना। तो एटमॉस्फेयर जो है उसने अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखा हुआ है, और उसको हमने क्या कहा है यहाँ पे? एटमॉस्फेयर। The life supporting zone, the life supporting zone of the earth where the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere interact and make the life possible is known as the biosphere. जहाँ पे ये सारी चीजें आ जाती है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायो, सॉरी एक और क्या था इसमें? एटमॉस्फेयर। हाँ, तीन चीजें अगर ये मिल जाती है तो गाइस हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे? बायोस्फेयर। पूरा ऑल ओवर क्या बन जाता है यहाँ पे? बायोस्फेयर। ठीक है। सो आई होप गाइस आपको यहाँ पे बायोस्फेयर का मतलब क्लियर होगा। आगे बढ़ रही हूँ। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर पाऊंगी क्योंकि वन शॉट रिविजन है और चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। हम इसको 40 to 45 मिनट्स में कर लेंगे या उससे पहले कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि रिवीजन को कभी भी हम बड़ा नहीं बनाते जिससे बच्चे बोर ना हो। ठीक है। सो abiotic and the biotic, biotic means the living things, abiotic means the non-living things. Yeah. So it constitutes the biotic component, abiotic constitute the non-living component. और इसको कहते हैं क्या क्या आता है इसमें abiotic में? एयर, वाटर एंड दी सॉइल। ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, एयर, वाटर, सॉइल सारे नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए किसमें आ रहे हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ रहे हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है सबसे पहले हमारा एयर। एयर के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस लाइक दी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी वाटर, दी वेपर्स, वाटर वेपर की फॉर्म्स में। ठीक है। सो आपका N2O2 एंड दी CO2 बहुत सारे लाइफ में, लाइफ कह रही हूँ, बहुत सारे मतलब हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस का जो मिक्सचर हो रखा होता है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे किस में आ जाते हैं? आपकी पूरे एटमॉस्फेयर। अच्छा, इन प्लैनेट सच एज वीनस एज मार्स एंड कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती। नो लाइफ इज नोन टू बी एग्जिस्ट। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फाउंड टू बी दी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एटमॉस्फेयर के गैसेस में। यूकैरियोटिक सेल्स, यू मींस दी न्यू वंस और दी टू वंस। Eukaryotic cells and many other cells need oxygen to break down the glucose molecules and get energy for their activities. Obviously बात है, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है जिससे वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ सके into the simpler ones for their activities. उनको एनर्जी चाहिए होती है। The percentage of the carbon dioxide in our atmosphere is a mere fraction. वो कैसे है वो बता देते हैं यहाँ पे। ग्रीन प्लांट जो होती है वो CO2 को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मेनी मैराइन एनिमल्स यूज कार्बोनेट्स डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स। शेल्स बनाते हैं, कार्बोनेट्स को डिजॉल्व करके क्या बनाते हैं? हमारे यहाँ पे शेल्स बनाते हैं। मैराइन एनिमल्स होते हैं वो कार्बोनेट्स को यूज करते हैं। कार्बोनेट इज द फॉर्म ऑफ द कार्बन। ओके। तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो CO2 को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और बहुत से मराइन एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बोनेट्स को यूज करते हैं डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स, जिससे वो शेल बना सकते हैं। और शेल जो है वो किसके बने हुए होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के, जैसे हमारा एंडोस्केलेटन जो है वो बना होता है। एंडोस्केलेटन में हमारे को बस एक फॉस्फोरस की और जरूरत होती है। ठीक है। सो आई होप आपको गाइस यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद रोल ऑफ एटमॉस्फेयर में चलते हैं। एटमॉस्फेयर का रोल क्या है? हमने एयर के बारे में पढ़ा है, उसको एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, ब्लैंकेट की तरह उस पे चढ़ा हुआ है वो, क्या रोल क्या है उसका? जरूर बने थे। इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर जो है प्रिवेंट करता है सडन इंक्रीज की टेम्परेचर में ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, एंड ड्यूरिंग नाइट इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू द आउटर सर्फेस।
गाइस, मैंने आपको ये पहले भी बताया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा उनको ये चीज अच्छे से पता होगी। यहाँ पे जब मैं पढ़ा रही थी गाइस, मैंने तभी बोला था कि जब भी हम गर्म जमीन पे पैर रखते हैं धूप के टाइम पे, तो हमारे पैर जो है वो जलने लग जाते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि आग वाले जलने लग जाते हैं, बट हाँ बहुत गर्म लगता है, हम नहीं चल पाते, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, जब रात में लगती है कि आप उसी वॉल पे जब चढ़ते हो या उस लैंड पे चढ़ते हो, तो वो ठंडा लगता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि पैर जल रहे हैं आप चल ही नहीं सकते हो। तो ये जो सडन इंक्रीज होता है ये टेम्परेचर के अंदर, वो इमीडिएट तो नहीं होता ना। ऑब्वियस सी बात है, डे लाइट आवर्स मतलब कि आपको 12 आवर्स में ना, 12 बजे के बाद, अगर मैं आपको बता रही हूँ 6 बजे की बात बताऊं, तो आपके 6 घंटे यहाँ पे लगे हैं ना गाइस। तो 6 घंटे के बाद एकदम सडन इंक्रीज नहीं हुआ है। 6 घंटे के बाद अगर कोई इंक्रीज हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? रोल ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऐसे चेंजेस आए, ऐसे रोल उसने परफॉर्म किया, जो कि एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? हम गर्म जमीन पे पहले चल नहीं सकते, तो और फिर हम चलने लगे। ये रोल है एटमॉस्फेयर का। समझ आ रही है? जिस जमीन पे हम सुबह चल भी नहीं पाते, उस जमीन पे हम चल चल रहे हैं हम। ये क्या है? रोल एटमॉस्फेयर का। ओके। ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, मून की सरफेस पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये तो आपको पता है। लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? 1 - 190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये एटमॉस्फेयर में, सॉरी, मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सो प्लीज याद रखना, दिमाग से थोड़ा चल के रखना कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ रही हूँ गाइस। मूवमेंट ऑफ द एयर, एयर की क्या मूवमेंट हो सकती है? सो द रिलीफ ब्रॉट बाय द कूल ब्रीजेस आफ्टर हॉट डेज कॉल्ड द विंड। ऑब्वियस सी बात है, बहुत गर्मी वाले दिन में अगर एकदम से ठंडी हवा चल जाए, गर्म हवा को लू कहते हैं, और मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो भी बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे। तो अगर बहुत गर्मी में और एकदम ठंडी सी हवा चल जाए, कितना अच्छा लगता है ना। अरे यार ठंडी सी हवा चल गई यार, अच्छा ऐसी हवा चलती रहे, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? हम यहाँ पे विंड कहते हैं। वाटर वेपर्स इज फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द वाटर बॉडीज। ऑब्वियसली बात है, वाटर बॉडीज जब हीट करती है तभी वहां पे हमारी वाटर बॉडीज जो है बनती है। एंड द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वाटर वेपर्स तभी बनेंगे ना जब वाटर बॉडीज को हीट करेंगे। पानी को उबालने लगते तो स्टीम ऊपर जाती है, तो उसको क्या, बबल्स को क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? वाटर वेपर्स कहते हैं। The situation in the coastal region during the day and the air above the land gets heated faster and they start rising. Obviously बात है guys, हमारे जो लैंड होता है वो ज्यादा जल्दी गर्म होने लग जाता है, ठीक है। एज द एयर अराइज रीजन ऑफ द लो प्रेशर इज क्रिएटेड, रीजन होता है इसमें जिसमें लो प्रेशर जो है वहां पे क्रिएट हो जाता है। एंड द एयर ओवर द सी मूव्स इनटू द एयर ऑफ द लो प्रेशर। एयर जो है सी के ऊपर जो है वो बढ़ने लग जाती है इन द एरिया ऑफ द लो प्रेशर के थ्रू चलने लग जाती है। मूवमेंट जो होती है एयर की एक रीजन से दूसरे रीजन तक, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? हम यहाँ पे विंड्स कहते हैं। ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड की डायरेक्शन जो होती है डेज लाइट में, वो क्या होती है? सी से लैंड की तरफ, सी टू लैंड डायरेक्शन हमारी जाती है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। ये मूवमेंट ऑफ एयर के बारे में मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया। सो मूवमेंट ऑफ एयर, इज इट ऑल क्लियर गाइस? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो, मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल होती हूँ। और 3:30 से 4:30 प्रीमियर वीडियो ये चलेगी हमारी, तो मैं इससे अवेलेबल होंगी। सो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एट नाइट बोथ द लैंड एंड द सी स्टार्ट्स टू कूल। ऑब्वियसली बात है गाइस, लैंड में जब नाइट में जो हमारी सरफेस होती है और जो हमारी सी में पानी होता है, वो जल्दी जल्दी क्या करने लगता है? कूल होने लग जाता है। सिंस द वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन दी लैंड, वाटर जो है वो लैंड से काफी हद तक जो है धीरे धीरे कूल डाउन होने लग जाती है, ठीक है। All the movement of the air resulting in the diverse atmospheric phenomena are caused by the uneven heating of the atmosphere in different regions of the earth. कहीं ना कहीं जो होती है guys, uneven heating हो जाती है एटमॉस्फेयर की different regions of the earth में। वहां पे क्या होता है? movement of air जो होती है वो एक diverse atmospheric phenomena show करती है, which is very rare, in rare cases में होती है ये, क्या है? बहुत rare cases होते हैं वहां पे होती है ये।
तो नाइट में यही होता है कि पानी और जमीन जो है ज्यादा जल्दी ठंडी होने लग जाती है, लेकिन सी को ठंडा होने में टाइम लगता है एज कम्पेयर टू दी लैंड बहुत जल्दी सर्फेसिस जो होते हैं बहुत जल्दी ठंडे होने लग जाते हैं। कैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ गाइस। एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की बात कर लेते हैं गाइस। एयर पोल्यूशन में क्या आ जाता है आपका। एयर पोल्यूशन में आता है द फॉसिल फ्यूल्स लाइक द कोल एंड द पेट्रोलियम। ऑब्वियसली बात है गाइस, हमें पता है फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स लाइक द कोल एंड द पेट्रोलियम, okay, contains a small amount of the nitrogen and the sulfur. Guys, नाइट्रोजन और सल्फर, ये दो गैसेस इतने हार्मफुल होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। नॉट ओनली द इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेस, इसको सिर्फ इनहेल करना ही डेंजरस नहीं है, बल्कि इसको डिसॉल्व होना है रेन के अंदर। जब रेन आ रही है एटमॉस्फेयर में, ये भी गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन सल्फर। ये गैसेस जो है जब उसमें डिसॉल्व हो रही है तो वो क्या क्रिएट कर रही है आपकी गाइस यहाँ पे। दे ऑल्सो डिसॉल्व इन रेन टू गिव दी एसिड रेन। एसिड रेन बन रही है जिससे हमारे मार्बल्स जो है वो येलो होने लग जाते हैं, डिसकलर होने लग जाती हैं। ग्रेट एग्जाम्पल है एसिड रेन का, ये ग्रेट एग्जाम्पल जो हर जगह सुनने को मिलता है आज में है, so मैं भी इसको यही सुना देती हूँ। So the combustion of the fossil fuels also increase the amount of suspended particles in the air. अगर आप fossil fuels को भी जलाओगे तब भी ये particles का generation होता रहेगा और suspended particles जो हमारे ये इसका amount इतना बढ़ जाएगा atmosphere में, फिर हमें यहाँ पे cause करने, हमें harm करने लगेगा। These suspended particles could be unburnt carbon particles, carbon जो unburnt रह जाते हैं, और these substances called the हाइड्रोकार्बन्स। हम इसको क्या कहते हैं, अनबर्न कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। अनबर्न कार्बन के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं क्या कहते हैं हम यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। स्मॉग इज द इंडिकेशन ऑफ द पॉल्यूशन। स्मॉग क्या होता है, ओ प्लस द फॉग, Sm प्लस ओजी इज इक्वल्स टू। ये अगर दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, पॉल्यूशन की हमें इंडिकेशन मिलने लग जाती है। ठीक है। इट इंक्रीजेस द एलर्जी, कैंसर एंड दी हार्ट डिजीजेस। ऑब्वियसली बात है गाइस, एयर पोल्यूशन हो रहा है उससे हमें एलर्जी हो सकती है, हमें कैंसर हो सकता है, हमें हार्ट की डिजीज होने लग जाती है यहाँ पे। एंड इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब इनका इंक्रीज होने लग जाए कंटेंट में, तब हम क्या बोलेंगे गाइस, वहाँ पे एयर पोल्यूशन हो चुकी है, ये एरिया जो है बहुत पोल्यूटेड है, एयर पोल्यूशन यहाँ पे हो गई है। दिवाली के टाइम पे गाइस अगर आपने नोटिस किया होगा, दिवाली के बाद से ठंड होने लग जाती है एंड फॉग बहुत होने लगती है। ठीक है। तो क्या होता है गाइस, अभी दिवाली आने वाली है, ठीक है। क्रैकर्स बहुत से बच्चे जलाते भी हैं और मना भी है जलाना कि से नो टू क्रैकर, से नो टू, मतलब बहुत सारे मीम्स बने हुए हैं, कैप्शंस बने हुए हैं, कोट्स बने हुए हैं, तो से नो टू क्रैकर, से नो टू ड्रग्स एंड ऑल एंड ऑल। तो बहुत से बच्चे फॉलो भी करते हैं, बहुत से बच्चे नहीं भी फॉलो करते, लेकिन गाइस हमने वो चीज नोटिस करी इसमें कि मतलब अगर किसी ने जलाया भी नहीं है, जैसे मना था पिछली बार जलाना, लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पर जले भी हैं। ठीक है। तो गाइस क्या है यहाँ पे, जैसी अगले दिन सुबह उठते हो 6, 6:30, 7 बजे और बाहर जाके दिखते हो तो आपको क्या दिखता है, खुद कहते स्मोक। स्मोक जो हमारे जला जला के किया, और प्लस ठंड का फॉग, क्या बन गया, स्मोक। वो हर टाइम स्मोक होता है गाइस। मतलब मैंने मेट्रो से जब मैं जाती भी थी ना अगर सुबह, मेरे को दिखता था लिटरली स्मोक, इतना ज्यादा होता था, 10 बजे भी स्मोक दिखता था मुझे। स्मोक इतने हैवी रेंज में वहां पे प्रेजेंट होते थे, मतलब चाहे किसी ने क्रैकर्स जलाए या नहीं जलाए, या किसी कंट्रीज या स्टेट में जले भी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं जले, किसी सिटीज में जले, ओके फाइन मान लिया, बट इतना पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है दिवाली के टाइम पे कि सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है, एलर्जी होने लग जाती है, कैंसर के लिए, हार्ट डिजीज, अस्थमा वगैरह कुछ भी होने लग जाता है ड्यू टू दी एयर पोल्यूशन। सो आई होप गाइस आपको ये चीज क्लियर होगी। मैं आगे बढ़ रही हूँ इसी के साथ। रेन। रेन की बात करें, रेन में क्या आएगा आपका गाइस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, यही सारी चीजें आएंगी अगर हम वाटर या रेन की बात करेंगे। ठीक है। सो व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे, when the water body is heating during the day, a large amount of water evaporates and goes into the
air evaporation. Yeah. Some amount of water vapors also gets into the atmosphere because of the various biological activities. बहुत सारी biological activities से भी वहाँ पे होती है, जो industries में use हो रही होती है ना चीज़, उनमें biological activities की बात करें मैं, industries and all. ओके. एज द एयर अराइजेस, जब एयर बढ़ने लग जाता है, इट एक्सपैंड्स एट द कूल, ऑब्वियसली बात है वो एक्सपैंड होगा, कूल होगा. दिस कूलिंग कॉजेज द वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ द टाइनी ड्रॉपलेट्स. और ये कंडेंस हो रही है, इट मींस ये क्या हो रहा है, कंडेंसेशन. क्या? This condensation of water is facilitated if some particles could act as a nucleus for these drops to form the around. उसके बाद क्या होता है गाइस, डस्ट उड़ने लगती है. डस्ट से क्या होता है, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं फॉर्म एयर में, वो भी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. बस दी वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म, जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो बन जाती है तो वो थोड़ी बिगर इन साइज में होने लग जाती है. उसके बाद फिर वो कंडेंस कर जाती है नीचे. नीचे कैसे कंडेंस करती है, when the drops have grown big and the heavily, they fall down in the form of a rain. बारिश की फॉर्म में वो पानी मिलता है. Sometimes when the temperature of air is low enough, जब temperature of layer मतलब एयर जो है वो बहुत कम होता है तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होती है, जिसमें हमें वो जो कंडेंसेशन वाटर होता है वो कंडेंस होने, इतना कंडेंस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्नो, प्रेसिपिटेशन होने लग जाती है ना यहाँ पे, तो स्नो की फॉर्म में हमें क्या मिलता है, रेनफॉल. तो हम उसको क्या कहते हैं, स्नोफॉल. गाइस स्नोफॉल हो रही है, ठीक है. तो रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स. विंड पैटर्न से हम डिसाइड करते हैं कि आपका रेनफॉल पैटर्न क्या है. इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रॉड बाय द साउथ वेस्ट और द नॉर्थ ईस्ट मानसून. यहाँ पे हमारे साउथ वेस्ट और द नॉर्थ ईस्ट मानसून से डिसाइड करते हैं कि रेन आनी है या नहीं आनी है. सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. Okay, so let's get further. Yeah, I started earlier also. Okay, water wonder liquid water. इतना नेसेसरी वर्ड है. अभी मैंने आपको बताया भी, तो 75% ऑफ जो वाटर है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके अर्थ सरफेस के अंदर. बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है वाटर. हर टाइम हर चीज में आपका वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो पढ़ लेते हैं इसको भी. वाटर ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. हमने पढ़ लिया 75% था गाइस, ये 75% भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको मत भूलना. Yeah. Some amount of water exists in the form of the water vapors in the atmosphere. Atmosphere में water vapors के form में भी exist कर रहा है. Most of the water is found on the earth surface is found in the seas and the oceans. Seas और oceans में वहाँ पे found होना है. Fresh water is found frozen in the ice caps at the two poles and on the snow covered mountains. Snow covered mountains में ice caps में भी water जो होता है वहाँ पे जम जाता है, उनमें भी वाटर ही मेनली फ्रेश वाटर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्रोजन फॉर्म में प्रेजेंट होता है. प्रैक्टिकली एवरी समर मोस्ट प्लेसेस हैव टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. बहुत सारे प्लेसेस में शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है. वाटर नहीं, पानी जो है वो नहीं मिलता है उनको पीने के लिए. रूरल एरियाज में यही होता है, वाटर सप्लाई सिस्टम जो होता है वो नहीं हो रखा होता है, इसलिए पीपल को क्या करना पड़ता है, वो बहुत दूर तक जाना पड़ता है वाटर को फेच करने के लिए, जिससे वो अपना खाना पीना बनाते हैं, नहाना धोना करते हैं, कपड़े धोना उसी से करते हैं. प्लस अपने मतलब यूजुअली एक्सक्रीशन के लिए भी वही वाटर को यूज करते हैं. जब वो सुबह इतनी दूर से नदी पार से वो पानी लेके आती हैं, औरतें मटके में लेकर जाती है, कम से कम 2 मटके लेके आती होंगी. 3-3 मटके से पूरा दिन चलाना गाइस, आप चला सकते हो 3 बाल्टी से पूरा दिन? नहीं ना. तो इसलिए रूरल एरियाज में कोई वाटर डेवलप सिस्टम्स अभी तक कुछ बहुत से रीजन्स पे बन भी गया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे नहीं बना है, जहाँ पे ये वाटर के जो नए नए सिस्टम्स आए हैं वो इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं. ठीक है. तो क्यों ये नेसेसरी है, व्हाई इज इट नेसेसरी. सो ऑल द सेलर प्रोसेसेस, जितनी भी सेलर प्रोसेसेस होती हैं वाटर के अंदर, वो हमें चाहिए होती है. कोई भी सेलर प्रोसेसेस करने के लिए, लाइफ की या किसी एक्वेटिक एनिमल्स की सेलर प्रोसेस करने के लिए वाटर जो है वहाँ पे नेसेसरी होता है. Substances are also transported from one part of the body to the other in the dissolved form. Dissolved form में भी वहाँ पे हमारे को पानी की जरूरत होती है. Terrestrial life forms.
टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, फ्रेश वाटर को रिक्वायर करते हैं फॉर दिस बिकॉज देयर बॉडी कैन नॉट टॉलरेट और गेट रिड ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स इन द सलाइन वाटर। ऑब्वियसली बात है गाइस, ओशंस और सी में, बीच में तो इतना मैंने नहीं देखा, लेकिन ओशन और सी का जो पानी होता है वो बहुत खारा होता है। अगर किसी ने देखा होगा, नमक वाला पानी होता है, वो इतना सॉल्ट जो है वो डिजोल्व नहीं कर पाते, इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को क्या, फ्रेश वाटर की जरूरत होती है। Thus, water sources need to be easily accessible for animals and plants to survive on the land. The availability of water is not only the factor that decides the sustainability of a life in a region। सिर्फ एक वाटर की अवेलेबिलिटी ही नहीं डिसाइड करती लाइफ को, वो क्या क्या डिसाइड करते हैं और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ सॉइल हो गया, ये सब भी मैटर करता है। ठीक है, टेम्परेचर या नेचर ऑफ सॉइल। वाटर इज वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज विच डिटरमाइंस द लाइफ ऑन द लैंड। अगर हम यहाँ पे बात करें इवोल्यूशन की, जो प्रॉपरली मैं बात नहीं करने वाली, लेकिन इवोल्यूशन की बात करें गाइस, तो ये जो चीज हो रखी है इवोल्यूशन की, ये कहाँ पे मतलब एक लैंड हमें वाटर से मिल रही थी, वाटर के अंदर ही हमारी लाइफ ओरिजिनेट होगी सबसे पहली बार। जब भी आप पढ़ने लगोगे ना गाइस, अपने 12th क्लास में इवोल्यूशन में पढ़ोगे तब आपको समझ जाएगा। 12th में भी नहीं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अगर आप मेडिकल में ही रहते हो तो आपको इवोल्यूशन पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट होती है, कैसे नहीं। सबसे पहले लाइफ जो है वो वाटर के अंदर देखी गई थी, बैक्टीरिया के अंदर। सो लाइफ वाटर से ही ओरिजिनेट हुई। ओके, वाटर के पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। वाटर डिजोल्व्स द फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स दैट वी यूज ऑन आवर फार्म्स। वाटर जो है वो डिजोल्व करती है फर्टिलाइजर्स में और पेस्टिसाइड्स में, दैट जो हम यूज करते हैं फार्म के अंदर। या सीवेज फ्रॉम अ टाउन, जो सीवेज सिस्टम होता है, जो एक्सक्रीशन वगैरह उसको सीवेज कहते हैं, जो टाउन सिटी से निकलता है, एंड द वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री से भी वेस्ट निकलता है, और आल्सो डम्प्ड इनटू रिवर और लेक्स। अगर ये सारी चीजें रिवर या लेक्स में डाली जाएंगी गाइस, तो एक मेरे को नॉर्मल सी बात बताओ, क्या वो हमारी वाटर के लिए या वाटर फ्रेश स्पीसीज के लिए ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स के लिए ठीक है? नहीं गाइस, वो वहां पे सब कुछ हार्म हो जाएगा। Specific industries also use water for cooling in various operations and later return this hot water to the water bodies। ये hot waters को अगर water bodies में डाल देंगे, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर वहां पे अंदर के जो aquatic animals है उनको वहां पे हाँ मतलब डिसहार्म होगा। ओके, the water inside the deep reservoir would be colder than the water at the surface which gets heated by the sun। ये तो obvious सी बात है, इसको तो बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। तो मेनली वाटर पोल्यूशन का मतलब गाइस समझ आ गया। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को जो हम वाटर में डिजोल्व करते थे वो भी हार्मफुल है। सीवेज जो हमारा टाउन सिटी से रिलीज होता है या वेस्ट जो हमारे फैक्ट्री से रिलीज होता है वो भी हार्मफुल है वाटर पोल्यूशन में। बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं जो लेटर बाद में क्या करती है, पहले तो वो पानी ले लेती है ठंडा वाला, और जो गर्म वाला होता है वो वाटर डाल देती है। तो इन सारी चीजों से मेनली होता है कि एक्वेटिक प्लांट्स का वहां पे सर्वनाश, ठीक है, कल्याण हो जाता है वहां पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। कॉजिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? कॉजिंग इफेक्ट्स, द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू द वाटर बॉडीज, दीज सब्सटेंसेस को भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स। हम इफेक्ट्स क्या होते हैं, अगर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को डाल देंगे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस वाटर बॉडीज में, तो क्या होगा? दे कुड बी पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक द मर्क्यूरी सॉल्ट्स। मर्क्यूरी सॉल्ट्स कहाँ होते हैं? पेपर इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, ठीक है। दीज कुड बी डिसीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक द बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस द कॉलेरा। ये डिजीज हो सकता है। इफेक्ट्स बता रही हूँ गाइस मैं यहाँ पे। अगर हम रिमूवल कर दें डिजायरेबल सब्सटेंस का फ्रॉम वाटर बॉडीज, क्या होगा? द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है वो एनिमल्स जो यूज करते हैं, प्लांट्स जो यूज करते हैं, ऑब्वियसली बात है एनिमल्स और प्लांट्स जो यूज होते हैं वहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो लाइफ में वाटर के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए, वहाँ क्या होगा? एनी चेंज दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ दिस डिसॉल्व ऑक्सीजन। अगर उस डिसॉल्व ऑक्सीजन में कोई कमी आए या कोई जरा सा भी चेंज आए, would adversely affect this aquatic organisms। Other nutrients could cause the depleted from the water bodies। वहां पे फिर हमारा क्या होगा? यहाँ पे तो हमारा कॉलेरा कॉज हुआ, यहाँ पे क्या होगा? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होंगे यहाँ पे मरने लग जाएंगे, ठीक है। so these are the two effects। again there is a third one, a change in temperature। कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का कोई टेम्परेचर का चेंज होता है तो क्या होता है? are used to a certain range of temperature in the water bodies where they live, and a sudden marked change in this temperature could be dangerous for them। कोई भी सडन मार्क होगा टेम्परेचर के अंदर वो भी डेंजरस होगा उनके लिए। कहते हैं ना सर्द गर्म लग गया हमें, हम थोड़ी ठंडे से गर्म में आ गए तो हमें बुखार होने लग जाता है, तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ द टेम्परेचर।
Sudden marked change in this temperature would be dangerous for them to affect their breeding. The eggs and the larvae of the various animals are particularly susceptible to temperature ranges. Temperature ranges में temperature range अगर ठीक होगा तभी वो लार्वा से एग निकलेगा, अदरवाइज वो एग हैच नहीं होगा. तो ये तीन इफेक्ट्स थे वाटर के. एक तो आपके यहाँ पे कॉलेरा वाला था, फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वाला था, फिर अब था यहाँ पे टेम्परेचर वाला. ठीक है. तो मिनरल रिचेस इन द सॉइल. सॉइल के अंदर हम मिनरल्स रिच इन द सॉइल के बारे में बात करेंगे. सॉइल का हमारा मेन टॉपिक आ गया. सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट डिसाइड्स द डाइवर्सिटी ऑफ ए लाइफ इन एन एरिया. डाइवर्सिटी बताएगा. द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ आवर अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट एंड द मिनरल्स फाउंड इन दिस लेयर सप्लाई अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द लाइफ फॉर्म्स. ऑब्वियस सी बात है, मिनरल्स तो चाहिए ही है ना हमें लाइफ फॉर्म्स के अंदर. ओके, बट दीज मिनरल्स विल नॉट बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स के पास ये मिनरल्स अवेलेबल नहीं होते. द मिनरल्स आर फाउंड अप इन द ह्यूज रॉक्स. रॉक्स के अंदर ये मिनरल्स होते हैं. अब रॉक्स को कैसे तोड़ फोड़ के हम सॉइल बनाएंगे वो भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे. Rocks near the surface of the earth are broken down by various physical, chemical, and some biological processes. Okay, the end product of this breaking down is the fine particle of the soil. अब break कैसे करेंगे? सन से. सन क्या करेगा? हीट देगा सबसे ज्यादा. ठीक है. The sun heats up rocks during the day so that they expand. Obviously बात है, heat देगा तो वो expand करेंगे. At night these rocks cool down and contract. Cool down करेंगे फिर क्या करेंगे? Contract करेंगे. Since all parts of the rock do not expand, जब expand नहीं हो रहे हैं and contract हो रहे हैं, बार बार एक बार expand हो रहे हैं, बार बार contract हो रहे हैं, same rate पे क्या होगा? Formation होगा cracks. cracks आने लगेंगे. Ultimately the huge rocks break them into a smaller pieces. Smaller pieces में थोड़े बहुत स्मॉलर पीसेस में थोड़ा बहुत तो सॉइल भी गिरा ही होगा ना. ठीक है. अब वाटर की बात करते हैं. यहाँ पे वाटर में क्या आपको यहाँ पे क्रैक्स का पूरा मतलब समझ आ जाएगा. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इन टू वेज. एक तो वाटर कुड गेट इनटू अ क्रैक्स इन द रॉक्स. क्रैक्स के अंदर चला जाएगा पानी. फिर जब ठंडा कंडीशन आ जाएगा ना, ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द सन, इफ दिस वाटर फ्रीजेस, जब ठंडा कंडीशन आ गया, वाटर जो है वहां पे फ्रीज हो गया, इट वुड कॉज द क्रैक्स टू वाइडन. अब वो क्रैक के होने लग जाएंगे, बड़े होने लग जाएंगे. ठीक है, वाइडन होने लग जाएंगे, फिर टूट जाएंगे. सेकेंड क्या है? फ्लोइंग वाटर. flowing water wears away even hard rock over long period of time. फास्ट फ्लोइंग वाटर, बहुत ज्यादा फ्लोइंग वाटर है और एकदम से बड़ी रॉक्स जिसमें क्रैक्स आ रखे हैं, तो वो अगर ऊपर से नीचे गिरे, क्या होगा? जब वो गिरेगा द रॉक्स एंड रिजल्टेंट एब्रेशन कॉज होगी. सॉइल से मतलब पत्थर से पत्थर टकराएंगे तो भी क्रश होंगे. तो क्या होगा? द रॉक्स टू वियर डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. वहाँ पे क्या है, वो रब करेंगे अगेंस्ट रॉक्स के साथ, फिर वो वहाँ पे हमारे स्मॉलर पार्टिकल्स में और टूट जाएंगे. सो ये था हमारा सन, फिर था हमारा वाटर. फिर हम बात करते हैं यहाँ पे विंड की. इन अ प्रोसेस सिमिलर टू द वे इन व्हिच द वाटर रब्स अगेंस्ट दिस रॉक्स. अब कुछ ज्यादा तूफान वाली हवा आ जाए, फिर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग विंड्स आ जाए. स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑल्सो इरोड द रॉक्स डाउन. ऑब्वियसली बात है, ये फिर रॉक को रब करवाएंगे और फिर तोड़वा देंगी. और द विंड ऑल्सो कैरी सैंड. जब एक रीजन से दूसरे रीजन में कोई हवा चल रही है तो कुछ ना कुछ मिट्टी तो वो भी लेके आ रही होगी. द विंड ऑल्सो कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर विच अदर लाइक द वाटर. ये था हमारा सन, वाटर एंड दी विंड. उसके बाद आते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम सबसे ज्यादा लाइकेन और मॉसेस को ही यहाँ पे सपोर्ट देते हैं, क्योंकि लाइकेन्स जो क्या करता है, वो ग्रो करता है सरफेस ऑफ द रॉक्स पे. वो एक ऐसा सब्सटेंस, पाउडर टाइप सब्सटेंस होता है जो रिलीज कर देता है. दे रिलीज सम सर्टेन सब्सटेंसेस दैट कॉज द रॉक सरफेस टू पाउडर डाउन एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. वो थिन लेयर ऑफ सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है. वो पता नहीं ऐसा क्या रिलीज करता है, लाइकन करता है वो रिलीज. ठीक है. ऐसे ही स्मॉल प्लांट्स लाइक द मॉस आर एबल टू ग्रो इन दिस सरफेस नाउ एंड दे कॉज द रॉक्स टू ब्रेक अप फर्दर. अब जब मॉस वहां होने लग गया तो रॉक तो फिर और टूटेगा ही टूटेगा, और टूटेगा तो फिर वो फिर सॉइल बनेगा. तो यहाँ पे लाइकेन्स एंड द मॉस की बात करी, किसमें बात करी हमने? लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं. सॉइल कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द रॉक. रॉक स्मॉल पार्टिकल्स कंटेन करता है. इट आल्सो कंटेन्स अ बिट ऑफ डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड द ह्यूमस. It also contains various forms of microscopic life. This type of soil is decided by the average size of the particles and the quality of the soil is described by the amount of the humus.
टाइप ऑफ सॉइल बताना है तो किससे बताएंगे हम, एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल कितना है, और क्वालिटी बताना तो किससे बताएंगे कि ह्यूमस कितना प्रेजेंट है वहाँ पे। ओके, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज द मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग द सॉइल स्ट्रक्चर बिकॉज इट कॉजेज द सॉइल टू बिकम मोर पोरस एंड अलाउज वाटर एंड एयर टू पेनिट्रेट डीप अंडर द ग्राउंड। द न्यूट्रिएंट कंटेंट, ठीक है, the amount of humus and the depth of soil, ये तीन फैक्टर होते हैं जो डिसाइड क्या करते हैं कौन सा प्लांट उस सॉइल पे ग्रो करना चाहिए और कौन सा प्लांट उस सॉइल पे ग्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर प्लांट का अलग अलग अपना ही कंडीशन होता है कि उसको इतना न्यूट्रिएंट कंटेंट चाहिए, उसको इतना ह्यूमस चाहिए, ठीक है। इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा प्लांट उस पे ग्रो करना चाहिए। The topmost layer of the soil that contains humus and the living organism in addition to the soil particle is called the topsoil. जो टॉप मोस्ट वाला होता है उसको क्या कहते हैं यहाँ पे हम, टॉप सॉइल। Modern farming practices involve the use of large amount of fertilizers and the pesticides. Use of these substances over long period of time can destroy the soil structure by killing the soil microorganisms and recycle nutrients in the soil. So recycle. It also kills earthworm which are instrumental in making the rich humus. Obviously बात है guys, मेनली क्या अर्थफॉर्म ही होते हैं जो रिसाइकिल करते हैं ना, तो अर्थफॉर्म जो होते हैं वो अर्थफॉर्म को भी वहां पे मार देते हैं। रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सॉइल एंड एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, अपने यूजफुल तो निकाली और बेकार बेकार सी चीजें डाल दी, वो भी क्या फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को अफेक्ट करेंगे, जिसमें वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन। तो हमने एयर पोल्यूशन की बात करी, वाटर पोल्यूशन की बात करी और भी सॉइल पोल्यूशन की बात करी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। मैंने बहुत आई होप मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा गाइस। मैंने हाँ जल्दी किया, क्यों जल्दी किया, क्योंकि वन शॉट रिविजन कभी भी कोई भी बच्चा 1 घंटे की नहीं चाहता, इसलिए मैंने इसको अप्रोक्स 30 to 35 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश की है, लेकिन हुआ भी है शायद। तो गाइस थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अपना वीडियो, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। थैंक यू गाइस एंड लेट्स क्रैक इट।